खुशी कुछ बोल रही क्या? आवाज तो आ नहीं रही थी। नहीं नहीं सर। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। चलो, मनी मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मॉनेटरी पॉलिसी में मेनली अपन लोग आरबीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई पूरा हैंडल करती है पॉलिसी रेट और मतलब आरबीआई इन्फ्लुएंस करती है किसको? लिक्विडिटी पोजीशन, बेसिकली मनी सप्लाई। ठीक है। तो इन जनरल अगर अपन बोले, आरबीआई अगर रेट बढ़ाएगी तो मनी सप्लाई का क्या होगा? बताओ। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। और रेट कम करेगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, बढ़ सिंपल। जाएगा। और इसका सीधा फंडा आ जाता है लोन से। रेट जितने कम होंगे लोग लोन ज्यादा लेंगे, है ना? और डिपॉजिट कम करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। वो डिपॉजिट कम करेंगे वाला वो मैटर अलग है, मतलब समझ में आ रहा है? वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी चलता है। वो एक करेंसी डिपॉजिट वाला रेशो है, उसमें करेंसी जितना रखते हैं, है ना, उससे मनी सप्लाई कम होता है, डिपॉजिट ज्यादा रखना पड़ता है क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन है। लेकिन एक ये है कि अगर रेट अगर मान लो कि कम है तो लोग लोन लेंगे और खर्च ज्यादा करेंगे, उससे मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा। बेसिकली बैंकिंग से ही खर्च कर रहे हैं, है ना? ठीक है। यस सर। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है वो यही होता है कि किसका इफेक्ट ज्यादा है उस हिसाब से चलेगा मामला। ठीक है, चलो। आरबीआई का जो रोल है, यूजेस पॉलिसी रेट चेंजेस के थ्रू कंट्रोल करता है आरबीआई, है ना? इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करेंगे? रेट को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे, है ना? सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब काम है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का गोल है ना? किसका? आरबीआई का। आरबीआई इकोनॉमी को ओवर हीटिंग से, हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ से वो करता है। लो ग्रोथ मतलब मनी सप्लाई बढ़ाना भी है और बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ाना, ये दोनों है। मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन। तो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब बेसिकली रेट ही है, समझ में आ रहा है? और रेट के थ्रू सप्लाई करना है। बाकी आरबीआई के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं जो अपने को ट्वेल्थ के सिलेबस में भी थे। ओपन मार्केट ऑपरेशन है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, और वो क्या कहते हैं, मोराल सुएजन है, ये सब पढ़ा होगा तुम लोगों ने, यस सर। है ना? हम्म। तो आरबीआई कैसे कंडक्ट करती है मॉनेटरी पॉलिसी? ओपन मार्केट ऑपरेशन में मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं। खरीदेंगे तो पैसा किसके पास आ जाएगा? आरबीआई के पास। बेचेंगे तो पैसा जनता के पास आ जाएगा। सिंपल, मनी सप्लाई से कनेक्ट करना है हर चीज को। बेचेंगे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, खरीदेंगे सॉरी, बेचेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, है ना? और खरीदेंगे, आरबीआई खरीदेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, है ना? बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंक्रीजेस लिक्विडिटी। कौन खरीद रहा है? आरबीआई। समझ आ रहा है? लोग खरीदेंगे, उल्टा है, समझना। आरबीआई बेच रहा है तो लोग खरीद रहे हैं, है ना? तो बाइंग सेलिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान रखना। चलो, फिर क्या है? इन्फ्लुएंस ऑन इंटरेस्ट रेट। बाय चेंजिंग शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, आरबीआई indirectly affects long term interest rates, investment decision and overall economic activity, है ना? ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी। ईजिंग मतलब क्या? रेट बढ़ा रहे कि कम कर रहे? ईजिंग मतलब रेट कम कर रहे, आ रहा है समझ में? है हम्म। ना? और टाइटनिंग मतलब कि रेट बढ़ा रहे। हम्म। सिर्फ सारा फंडा है मनी सप्लाई कितना बढ़ रहा है मार्केट में, कितना कम हो रहा है, यही एक चीज है जो कंट्रोल करके चलते हैं। हम्म। मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क क्या है? आरबीआई के तीन मेन पार्ट है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव वही है, मनी सप्लाई कंट्रोल करना, इकोनॉमी को स्टेबल रखना, यही सारा कुछ। और उसका ट्रांसमिशन मैकेनिज्म और ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि पॉलिसी मेकर्स, समझ में आ रहे हैं? और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सरकार के साथ जाए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई हैंडल करता है और फिस्कल पॉलिसी कौन करता है हैंडल? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के साथ साथ चले आरबीआई, दोनों मिलकर के कंट्रोल करते हैं, है ना? तो एक्ट के हिसाब से आरबीआई की क्या है कि इशू एंड रेगुलेट बैंक नोट्स, वो करेंसी नोट, मेंटेनिंग रिजर्व, ठीक है, जिससे कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनी रहे, है ना? और टू ऑपरेट करेंसी इन क्रेडिट सिस्टम टू द कंट्रीज एडवांटेज। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। याद रखना,
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपन एमसीक्यू के हिसाब से चल रहे हैं, आ रहा है समझ में? है ना? अगर आता है तो ये ध्यान रखना। एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना? देखो क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन एमसीक्यू में वो बोल सकते हैं कि नहीं प्राइमरी बताओ, नहीं एडिशनल बताओ, ऐसा सब नाटक चलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करना है ना। एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स, सबसे मेन है कि लोन किसको दिया जाता रहे, कंपनीज को, और इन सबको लोन मिलता रहे अच्छा खासा। मॉडरेट इंटरेस्ट स्ट्रक्चर, ना ज्यादा हो ना कम। कम। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट अच्छा खासा डेवलप करना है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट अगर डेवलप हो गया अच्छा खासा, तो गवर्नमेंट सीधा कंट्रोल कर सकती है किसको, मनी सप्लाई को। बराबर है समझ? अभी इंडिया में जीसेक का मार्केट, जीसेक बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, जीसेक, ठीक है? तो जीसेक का मार्केट उतना वैसा डेवलप्ड है नहीं इंडिया में, ठीक है ना? चलो, फाइनेंशियल एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी विद इंक्रीजिंग ओपननेस इन ग्लोबल लिंकेजेस। तो हमको एक स्टेबल एक्सचेंज रेट भी चाहिए, वो बहुत क्रिटिकल हो गया, अभी तो बुरे हाल है एक्सचेंज रेट के, है ना? तो इंडिया एज इट इंटीग्रेट्स मोर विद द ग्लोबल इकोनॉमी फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल क्राइसिस एंड एक्सचेंज रेट वोलैटिलिटी। अभी एकदम करेंटली तो बहुत गजब चल रहा है, समझ में रहा है, सीखने का बहुत बढ़िया मौका है, समझ रहे? बट मेनली वो इंटरनेशनल ट्रेड वाला मैटर है, कि इंटरनेशनल हम्म। ट्रेड के पॉइंट ऑफ से अगर तुम देखोगे तो बहुत वो चल रहा है। मुझे लगता है इंटरनेशनल ट्रेड ध्यान से समझना है ना, ग्लोबल टैरिफ है वो सारा कुछ, जितना प्रैक्टिकल चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, उतना आ जाती है एग्जाम में। वैसे एमसीक्यू है तुम्हारा तो एक फिक्स टाइप का है कि इस हर हर एरिया से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, है ना? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एडिक्वेट क्रेडिट सप्लाई, मॉडरेट इंटरेस्ट रेट, फाइनेंशियल एंड एक्सचेंज स्टेबिलिटी। ये क्लियर है? हम्म। प्राइस स्टेबिलिटी कैसे होगी? इन्फ्लेशन रेट लो और स्टेबल रहे, एकदम से शूट अप ना करे, थोड़ा थोड़ा तो होता ही रहता है ना? क्रेडिट फ्लो, जिसको लोन चाहिए मिल जाए, जॉब चाहिए मिल जाए। सफिशिएंट क्रेडिट टू की सेक्टर, और की सेक्टर मेनली कौन से हैं? प्रोडक्टिव सेक्टर। और बोरिंग कॉस्ट बैलेंस्ड रहे, बोरिंग कॉस्ट ना ज्यादा हो ना कम, कम होगी तो भी मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है ना? और इंश्योरिंग स्टेबल फाइनेंशियल मार्केट एंड करेंसी। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है बाय, जिसे ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। इससे लिक्विडिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है? ये जो कोर एरिया है ना क्विक रिवीजन का, बस इतना पढ़ना है तुम्हें, याद रखना। एग्जाम के टाइम में इन सबको देखना भी मत, सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है तुम्हें। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। है ना? तो ये हो गई ऑब्जेक्टिव्स वाली बात, ठीक है? अब ट्रांसमिशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन बताता है कि कैसे आरबीआई जब एडजस्ट करता है ना, जैसे कि इंटरेस्ट रेट चेंज करती है, तो ये इकोनॉमी में किस तरीके से स्प्रेड होता है, कब नहीं भी होता है कभी कभी। और स्पेंडिंग कैसे इन्फ्लुएंस होती है, लोगों की स्पेंडिंग इन्फ्लुएंस हो जाएगी आरबीआई के पॉलिसी रेट चेंजेस से। इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, इन सब पे फर्क पड़ता है आरबीआई के एक्शन से, ठीक है ना? अच्छा, ग्रेजुअल है, ये नहीं कि अब भी एकदम सरकार ने, आरबीआई ने एक्शन लिया और एकदम से सब चेंज हो, ऐसा नहीं होता। तो ट्रांसमिशन मतलब कितना तेज हो जाएगा, क्योंकि लोगों की अगर सिर्फ बैंकिंग हैबिट्स है, यूएस यूएस में अगर एकदम जैसे ही, वहां पर फेडरल रिजर्व है, आरबीआई जैसे यहाँ पर है, वहां फेडरल रिजर्व जैसे ही एक्शन लेता है इमीडिएट इफेक्ट दिखता है, क्योंकि वहां पर सारे लोगों की हैबिट्स क्या है? बैंकिंग हैबिट्स। यहाँ पर उतना नहीं है, यहाँ पर कैश का भी बहुत चलता है अपने देश में। तो स्टेजेस क्या है? स्टेज 1 में मॉनेटरी पॉलिसी में रेट चेंज हुए, स्टेज 2 में इंटरेस्ट रेट से लोगों की स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट ये सब चेंज हुआ, और उससे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी, ठीक है ना? अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? कि मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा इफेक्ट आने में टाइम लगता है, और कभी कभी नहीं भी आता है, ये ध्यान रखना। इफेक्ट हो सकता है कई महीनों के बाद दिखे, एग्जैक्ट टाइमिंग और इम्पैक्ट कितना होगा ये प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, है ना? हार्ड बोल रहा है इसमें, इम्पॉसिबल। चेंजेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ठीक है ना? अब देखो, चैनल्स, दो चैनल्स हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट चैनल को इन्फ्लुएंस कर दिया, और एक कैश फ्लो के चैनल। कैश फ्लो का चैनल है कि लोगों के पास पैसा कितना है, और सेविंग इन्वेस्टमेंट का चैनल पूरा बैंक से होकर के जाता है, इन्वेस्टमेंट लोन से गवर्न होता है, सेविंग भी बैंक से गवर्न होता है। तो लोन और सेविंग दोनों बैंक से गवर्न होते हैं। तो ये पहला वाला चैनल 100% किस पर डिपेंड कर रहा है? बैंकिंग पर, है ना? सेविंग इन्वेस्टमेंट चैनल कैसे काम करता है? इंटरेस्ट रेट कम हुए, बैंक के पास क्या आएगा?
बैंक डिपॉजिट्स पे उसका इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगा, तो लोगों को सेविंग करने का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। डिपॉजिट रेट जैसे ही कम होंगे, हाउस होल्ड स्पेंड ज्यादा करेगा, स्पेंड ज्यादा करेगा तो वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, याद है, वो जितना बढ़ेगा उतना मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, है ना। यस सर। तो लोअर लेंडिंग रेट से बोरिंग बढ़ेगी, बड़ी बड़ी चीजें खरीदी जाएंगी, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा क्योंकि लोन चीप हो गए। और इंक्रीज बोरिंग और स्पेंडिंग से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से हायर प्रोडक्शन होगा, ज्यादा जॉब होगी, ज्यादा इनकम ग्रोथ। इसीलिए नॉर्मली जो मोटिव रहता है आरबीआई का या वो सबका, वो रहता है कि स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो, और समझ में, सेविंग कम से कम हो। सरकार यही चाहती है, आरबीआई भी यही चाहता है कि भैया सेव ना करे कोई, सब क्या करे, खर्चा करते हैं। ठीक है, इकोनॉमी एक्चुअली में बेटर ऑफ होगी उससे, लेकिन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेविंग इंपॉर्टेंट होती है। मैक्रो लेवल पर सेविंग श्राप है। ठीक है। दूसरा चैनल है कैश फ्लो चैनल। वो कैसे काम करता है? इंटरेस्ट रेट से जो लोग अपने हाथ में कैश रखे हुए हैं और बिजनेसेस, समझ रहे, उस पर फर्क पड़ जाता है सीधा सीधा। अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बोरोअर्स कम इंटरेस्ट देंगे एग्जिस्टिंग लोन पर, जिससे कि उनके पास पैसा बच जाएगा खर्च करने के लिए। मूवमेंट आ गई, मनी सप्लाई बढ़ गया, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग पावर से डिमांड बूस्ट होगी। ठीक है ना। और सेवर्स जो है उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एक्चुअली में ना, ये इफेक्ट उल्टा है, ध्यान से देखो। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो सेवर्स को कम इनकम मिलेगी, विच माइट लीड देम टू कट बैक स्पेंडिंग। बट इसका इफेक्ट उल्टा है लेकिन लो है, इसलिए बी वाले का ज्यादा इफेक्ट आता है। समझ में आ रहा है? ये जो दो पॉइंट है, इनका इफेक्ट मोर है, इसका लेस है। क्लियर है? इसलिए अगर मान लो कि इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो स्पेंडिंग टोटल में बढ़ती ही है। यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है उल्टा, कि इससे क्या हो रहा है, स्पेंडिंग कम होती है। तो बढ़ती भी है, कम भी होती है, लेकिन बढ़ती ज्यादा है। ये समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना। तो ये क्विक रिवीजन टेबल है तुम्हारा सेविंग इन्वेस्टमेंट का और कैश फ्लो का। ये दो चैनल हैं जिसके थ्रू आरबीआई मैनेज कर, मतलब आरबीआई इंटरेस्ट रेट चेंज करेगी तो सेविंग इन्वेस्टमेंट चैनल पे फर्क आएगा और कैश फ्लो चैनल पे फर्क आएगा। ठीक है। ठीक है। है ना। यहां तक का क्लियर हुआ कि और एक्सप्लेन करना है? बताओ। क्लियर है सर। है ना। अब एडिशनल चैनल्स क्या है? तो दो तो हो गए, सेविंग इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो। ये दो चैनल के नाम भी इंपॉर्टेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन एडिशन टू सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड कैश फ्लो चैनल्स, मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी थ्रू असेट प्राइस एंड द एक्सचेंज रेट। ठीक है। क्या बोल रहा है? सेविंग इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो चैनल के साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी और किसको इन्फ्लुएंस कर रही है इकोनॉमी को? असेट प्राइस और एक्सचेंज रेट, यानी ये जो चीजें। ठीक है। इंटरेस्ट रेट से वेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है ना, बोरिंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ता है, कम हो जाती है इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फर्क पड़ता है और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्क पड़ता है। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले असेट प्राइसेस और वेल्थ चैनल। ठीक है ना, ये एडिशनल चैनल। बेसिक चैनल कौन से हो गए? कैश फ्लो और सेविंग इन्वेस्टमेंट। सेविंग। सेविंग इन है ना, ये एडिशनल चैनल है। इंटरेस्ट रेट चेंज हुए तो असेट की वैल्यू जो है वो कम ज्यादा हो जाती है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद और शेयर्स वगैरह। तो ओवरऑल वेल्थ पे फर्क पड़ता है। व्हेन असेट बिकम मोर वैल्यूएबल तो लोगों को रिचर फील होता है और वो खर्चा ज्यादा करते हैं। ठीक है ना। लोगों को रिच कब लगेगा? जब इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, मान लो बढ़ गया। ठीक है ना। तो असेट वगैरह की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। यस। ये दोनों तरफ हो सकता है, दोनों तरफ को प्रूव हो सकता है ना। तो अपन लोग यहाँ पर देखते हैं कि इन लोगों ने कौन सा वाला यूज किया है। ठीक है ना, क्योंकि ये बात दोनों तरफ हो सकती है, तो अपने को मॉड्यूल के हिसाब से चलना है। डिमांड फॉर असेट अगर इंक्रीज होती है लोअर इंटरेस्ट रेट से, तो क्या होता है? मेक्स इट चीपर टू बोरो एंड बाय दीज असेट्स। ठीक है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम इंक्रीजेस व्हेन इंटरेस्ट रेट आर लोअर, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन असेट्स मोर अट्रैक्टिव। ठीक है। तो असेट प्राइस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, और वेल्थ आपकी, मतलब बेसिकली आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी वॉपर्टी है वो एकदम उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
राइजिंग एसेट प्राइसेस से हाउस होल्ड और बिजनेस जो है वो ज्यादा कोलैटरल रख करके, मतलब उन्हीं प्रॉपर्टी को ही तो गिरवी रख करके लोन लेते हैं ना, तो ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी तो ज्यादा लोन वो ले पाएंगे। मल्टीपल तरीके हैं, इन लोगों ने जो बताया हुआ है पर्टिकुलरली अपन उसको फोकस कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जितना इसमें लिखा है उससे कम से कम 50 गुना ज्यादा और कंटेंट होना चाहिए, है ना। मतलब प्रैक्टिकली मोर कोलैटरल से ज्यादा लोन मिल जाता है, ज्यादा स्पेंडिंग होती है जब वो वेल्थियर फील करते हैं। तो ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले तो? यस सर। है ना। तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो असेट प्राइस हायर हो जाएंगे, है ना। डिमांड से ये लोग प्राइस का फर्क देख रहे हैं, लोन से असेट खरीदने का नहीं देख रहे हैं। वो जो मैंने बताया था वो नहीं है, इसमें उल्टा वाला दिया हुआ है। क्लियर है? असेट ज्यादा वैल्यूएबल कब बनेगा? जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। ठीक है। यस सर। असेट हाई, स्पेंडिंग हाई। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से स्पेंडिंग हाई होती है। उसमें ऊपर जो सेविंग इन्वेस्टमेंट चैनल है उसमें अलग तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर असेट प्राइस और वेल्थ चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। बात लेकिन वही है ऑलमोस्ट, है ना। फिर क्या है? एक्सचेंज रेट चैनल। इंटरेस्ट रेट से कंट्री की करेंसी वैल्यू पे फर्क पड़ता है। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे सारे इंटरनेशनल लोन और वो सब चलते रहते हैं। देखो, जिस देश का इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, उस देश से लोन उठता है, और जिस देश में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है उस देश में जाकर के डिपॉजिट होता है। ठीक है ना। तो यस। इंटरेस्ट रेट, इंटर कंट्री इंटरेस्ट रेट से सीधा सीधा फर्क पड़ता है किस पर? मनी सप्लाई पर। दिस इन्फ्लुएंसेस कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड thus अफेक्टिंग डिमांड एंड इन्फ्लेशन। अब देखो कैसे काम करता है। आरबीआई ने लो किया रेट, तो इंडियन डिपॉजिट्स पे कम मिलेगा, है ना। इंडियन डिपॉजिट तो इंडियन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उस पर लोग कम इन्वेस्ट करेंगे, तो वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा। इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा इंडिया से शिफ्ट करके उन कंट्रीज में ले जाएंगे जहां पर की इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, रिड्यूसिंग द डिमांड फॉर इंडियन रुपी। ये आया समझ में? तो अगर इंडियन रुपी कम खरीदेंगे तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। एक्सचेंज रेट ड्रॉप हो जाएगा तो डिप्रिसिएशन हो जाएगा रुपी। वीकर रुपी से एक्सपोर्ट्स चीप हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? यस सर। है ना, क्योंकि लोगों को $1 में अब 80 रुपीज, 87 रुपीज का मिल रहा है। इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो रिड्यूस हो जाएंगे इंपोर्ट डिमांड। Greater export demand and reduced import spending can boost domestic production and support economic growth. However, more expensive import can increase the domestic inflation, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, रेट बढ़ जाएंगे, रेट बढ़ गए तो इन्फ्लेशन आ गई। ये क्लियर है ना। अब देखो, इंटरेस्ट रेट में चेंज होने से याद रखना, इफेक्ट तो कई होते हैं और उल्टे उल्टे भी होते हैं। मतलब एक ही चीज के चेंज करने से एक जगह बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, लेकिन बराबर नहीं है। इस कारण से एक चीज का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेट कम हो रहा है, अभी ऊपर अपन ने क्या बढ़ा, रेट कम हो रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इंक्रीज स्पेंडिंग थ्रू कैश फ्लो इन वेल्थ चैनल में ऑल्सो रिड्यूस इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स फॉर सेवर्स। मतलब कि जो लोग सेविंग कर रहे हैं उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा तो उनके पास पैसा कम बचेगा खर्च करने के लिए। बट इसका इफेक्ट बहुत कम होता है, तो नेट इफेक्ट में इंटरेस्ट लो करने से ओवरऑल स्पेंडिंग बढ़ती है। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से बताना है। नहीं सर, हो गया। फिर एक बार बता दीजिए सर। देखो, इस एग्जाम्पल को लो। इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो हमारे देश में खूब पैसा चल रहा था,
वो पैसा क्यों चल रहा था? क्योंकि बहुत सारे फॉरेन वालों ने डिपॉजिट किया था। बहुत सारे फॉरेन हम्म वालों ने डिपॉजिट किया था, तो बैंक में पैसा भी ज्यादा था, तो वो क्या कर रहे थे? लोन भी दे रहे थे। तो इकोनॉमी में पैसा ज्यादा था, पैसा ज्यादा था तो स्पेंडिंग अच्छी खासी थी। समझ में आ रहा है? अगर हम्म इंटरेस्ट रेट लो हुआ तो क्या होगा? वो पैसा वो पैसा तो दूसरी जगह चला जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इससे एक्सचेंज रेट पे कैसे फर्क पड़ेगा? इंडियन रुपए की डिमांड कम हुई, इंडियन रुपए डिप्रिशिएट हुआ, तो फॉरेन का पैसा डिपॉजिट के रूप में निकला, लेकिन स्पेंडिंग के रूप में आ गया। यानी एक्सपोर्ट वाले अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे एक्चुअल चीजों में। एफडीआई आ जाएगा, है ना? हम्म क्या कहते हैं, क्या बढ़ जाएगा? एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। समझ में आ हम्म रहा है? तो देश में पैसा फिर बढ़ जाएगा। तुम देखो, ऑपोजिंग इफेक्ट्स हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ऊपर जो अपन डिस्कस कर रहे थे कि पैसा चला गया बाहर, लेकिन एक्सचेंज रेट फिर गिरा, तो पैसा आ भी गया। अब पैसा जो आया है वो क्या हो रहा है? उसका इफेक्ट ज्यादा है। मतलब हम्म ओवरऑल स्पेंडिंग जो है वो बढ़ रही है, और कम हम्म भी हो रही है, लेकिन कम होना बहुत कम है, बढ़ना ज्यादा है। हम्म बोलो, क्लियर हाँ है? हाँ है ना? देखो, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार बस इसको रीड कर लेना, उसके बाद फिर पूरा का पूरा इस पे आ जाना, इस पे आ जाना। समझ में आ रहा है? कोई भी एमसीक्यू इससे बाहर से नहीं आ सकता है, इसमें सारी केसेस वगैरह कवर है। समझ में आ रहा है? एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होगा, डोमेस्टिक एक्टिविटी बढ़ेगी, बट ऑल्सो इंक्रीज इन्फ्लेशन ड्यू टू कॉस्टलियर इंपोर्ट्स। लोकल की भी डिमांड बढ़ जाएगी, उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है। ठीक है? समझ में आया ये वाला चैनल? यस सर। पर्टिकुलर फिर से बताना है तो बता दो। नहीं ना, कुछ पर्टिकुलर फिर से तो नहीं बताना ना? नहीं। ओके। तो अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, चार चैनल हो गए: सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो, और असेट प्राइस वेल्थ चैनल, और एक्सचेंज रेट चैनल। हम्म तो किसका आता है ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर चैनल बोल रहा है और दूसरे चैनल का इफेक्ट दे रहा है, तो आंसर सेम लगेगा अपने को, लेकिन वो चैनल बदल गया तो उसका आंसर, स्पेसिफिक आंसर अलग हो सकता है। इतना टफ नहीं हम्म आता है वैसे, लेकिन ठीक है। चलो, तो पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, फिर चैनल। अब ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एक्शंस लेती है, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने ट्वेल्थ में, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले तो रिजर्व रेशियोज। सीआरआर क्या होता है? बैंक जो अपना कैश किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास। आगे। तो अगर मान लो सीआरआर कम होता है, तो मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सीआरआर कम हुआ तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। एसएलआर कम हुआ तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। बढ़ेगा, है ना? ओपन मार्केट ऑपरेशन तो अपने डिस्कस कर लिया। आरबीआई सेल करेगा तो क्या होगा? सिक्योरिटीज, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। बढ़ेगा। कम हो जाएगा। बाय करेगा तो बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये देखो, ओएमओ हेल्प मैंने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैचेस, ये ध्यान रखना, ये शॉर्ट टर्म, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ। ठीक है ना? और ये बेसिकली फॉरेन कैपिटल के कारण होता है। ठीक है? ये याद रखना, शॉर्ट टर्म, है ना? ओएमओ से ठीक है। दूसरा है क्वांटिटेटिव। अच्छा, एक सेकंड, क्वालिटेटिव। क्या फर्क है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में वैसे? वैसे यहाँ लिखा हुआ है कि क्वांटिटेटिव जो है वो पूरी इकोनॉमी को फर्क डालते हैं, क्योंकि टोटल पैसा ही कम हो रहा है या बढ़ रहा है, किसी सेक्टर विशेष में कुछ नहीं हो रहा। पर क्वालिटेटिव में ना क्या होता है कि कई बार एक सेक्टर में कम हो जाता है, दूसरे सेक्टर में बढ़ जाता है। तो ये हम्म वाला इंटरनल मैनेजमेंट के लिए नॉर्मली यूज करता है आरबीआई, कि मतलब पता चला कि घर खरीदने के लिए इन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, या कार खरीदने के लिए बढ़ा दी, तो अब यहाँ से पैसा नहीं, इस एरिया में लोन नहीं जाएगा, दूसरे एरिया में जाएगा। जैसे एग्रीकल्चरल लोन सस्ते कर दिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी, तो वो उससे फर्क पड़ेगा। ये क्लियर है? आप कितना गिरवी रख सकते हो, तो वो गिरवी की लिमिट जैसी कम होती है, लोन बढ़ जाता है। ठीक है? मोरल सुएजन, मतलब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के समय बैंकों को जनरल इंस्ट्रक्शंस भी देता है कि भाई देखो, ये सेक्टर में लोन कम दो, ये वाले सेक्टर में कम लोन दो, ऐसा वाला।
सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में कैश फ्लो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब उन लोग ना लिमिट तय कर देते हैं कि तुम कार का लोन दोगे तो टोटल इतना लोन दोगे बस। तो जितने लोगों ने लोन ले लिया उसके बाद फिर बंद हो जाता है वो, कि अब और कार लोन नहीं दे सकते। ये होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्लियर है? यस सर। और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये आरबीआई एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करता है लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए। इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस विदाउट अफेक्टिंग द रेगुलर बोरिंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में अलग से उन लोगों ने क्या कर दिया, इशू कर दिया। अब जैसे गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह हैं, ये सब क्या हो रहा है, सरकार ने इशू किए, पैसा समेट गया लोगों के पास, तो डिमांड जो है वो कम हो पैसे की। क्लियर है ये? यस। अब फिर क्या है, पॉलिसी रेट्स। पॉलिसी रेट्स आर इंटरेस्ट रेट सेट बाय द आरबीआई that influence the rate at which the bank borrow money. Changing these rates can increase or decrease the overall money supply. समझ में आ रहा है? बैंक रेट सीधा सीधा इफेक्ट करता है। अच्छा, बैंक रेट से लॉन्ग टर्म लोन पे फर्क पड़ता है, याद रखना। ठीक है ना? ठीक है। यस सर। और यस सर, primarily used as a penalty rate if bank fail to maintain the prescribed SLR और CRR, है ना? तो लॉन्ग टर्म का रेट वेट बढ़ा देता है वो। अच्छा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? आरबीआई शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करती है, किसके थ्रू? रेपो रेट, रिवर्स रेपो और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिन बढ़ा दिया, कम कर दिया, इस सब से। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है? जिसपे बैंक बोरो करते हैं आरबीआई से। और रिवर्स रेपो क्या होता है? जिसमें बैंक आरबीआई के पास रखवाते हैं, मतलब तुम इसको बोल सकते हो आरबीआई बोरो करता है, किससे? बैंक से। ये क्लियर है? यस सर। लेकिन हर बार ऑपोजिट इफेक्ट नहीं आता, कई बार सेम इफेक्ट आता है। लोअर रेपो रेट है तो चीपर फंड्स फॉर बैंक, इंक्रीजेस मनी सप्लाई। ये क्लियर है? ये लाइन देख लेना, है ना? और बैंक जो है एक्स्ट्रा पैसे जो है वो किसके पास रखवा देता है? आरबीआई के पास, जैसा कोरोना के टाइम पे भी किया था आरबीआई ने, वो बैंकों ने। रिवर्स रेपो रेट -1%। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना? हायर रिवर्स रेपो कैन एनकरेज बैंक टू पार्क फंड्स विद आरबीआई। ठीक है ना? तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो सकता है। अच्छा, इसमें थोड़ा डिफरेंट हो सकता है ना? हर चीज के मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, लेकिन आपको कौन सा दिया है ये बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है कई बार। क्लियर है? यस सर। है ना? मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, पीनल रेट फॉर बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट फंड्स। याद रखना, एमएसएफ क्या है? ओवरनाइट फंड से याद रखना इसको। एमएसएफ रेट क्या होता है? रेपो रेट +1%। इससे बैंक जो है वो अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो सारी है, एसएलआर सिक्योरिटी है। एसएलआर सिक्योरिटीज का क्या मतलब है? बैंक जो अपना एसएलआर है वो कैश में भी रख सकता है और जीसेक में भी रख सकता है। ये वाली बात समझ में आ रही है? बैंक को यस एसएलआर सर। बोलते हैं कि अपने पास एसएलआर रखो, मतलब इतना पैसा देना मत। तो बैंक जो है वो पैसा देता तो नहीं है, लेकिन वो कैश नहीं रखता। वो किस में इन्वेस्ट करके रख लेता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज काउंट होती है किसमें? एसएलआर में। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये यूजुअली 1% होता है, तो ये कोई ऐसे लीगल वो नहीं है, यूजुअली बोल रहा है। ठीक है, ये आया क्विक रिविजन टेबल, इसको देख लो एक बार, कोई दिक्कत है तो बता दो।
ठीक है बेटा। सर एक बार एमएसएफ समझा दीजिए। देखो एमएसएफ क्या है ना, देखो सिर्फ इतना याद रखो कि ओवरनाइट फंड कभी कभी सडन, देखो क्या होता है ना, बैंक जो है ना वो अपने पास ऐसे नहीं रखते। एक सेकंड। बैंक जो है ना वो अपने पास ऐसे नहीं रखते कि कैश लेकर रख लिया। बैंक जो है ना जो लोन मांगने आता है देते जाते हैं। हम्म। और एकदम एंड में जब उनका मेंटेन करने वाला टाइम रहता है ना, एवरेज मेंटेन करना रहता है, ऐसा नहीं कि हर समय उतना कैश रखे रहो। एवरेजिंग होती है क्वार्टरली। तो अब मान लो किसी बैंक ने देते देते लोन ज्यादा दे दिया, तो सडनली उसको फिर क्या पड़ती है जरूरत, फंडिंग की। तो वो हम्म। मार्जिन, क्या बोलते हैं उसको, मार्जिन मनी, या नहीं मार्जिन मनी नहीं, कॉल मनी, कॉल मनी भी बोलते हैं उसको, अभी आएगा आगे। हाँ। तो वो दूसरे बैंकों से मांग लेते हैं, या तो फिर किससे मांग लेते हैं, आरबीआई से। तो उसको क्या कहते हैं, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। कि मतलब आप अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपके पास रखी हैं उसको गिरवी रख करके एक तरीके से आपने क्या ले लिए, फंड्स ले लिए। लेकिन ये ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि बैंक ने लोन वोन कितने दे दिए। तो मतलब जो कुछ, रेपो रेट का इंटरेस्ट चल रहा है +1% करके रहता है क्या? हाँ ठीक है ना। तो मतलब ये हम्म। सडन पैसे की जरूरत पड़ रही है आपको, यानी ये ठीक। और शॉर्ट टर्म हो गया। तुम समझो बैंक हम्म। रेट जो है वो लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। रेपो रेट हम्म। शॉर्ट हो गया, और ये एकदम वेरी शॉर्ट हो गया, इसलिए तो उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, ओवरनाइट फंड्स। ठीक। ठीक है। हम्म। ठीक है। नहीं बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा है। ठीक है। चलो अब, ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये कौन सा वाला पैच हो गया बेटा, कहाँ गया? ये अपन ने क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। समझ आ रहा है, आए समझ में? यस सर। अब अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज कैरिड आउट विद इन लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है ना। कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सब पता होना बहुत जरूरी है। कौन डिसीजन मेकर, कौन है, हिरार्की क्या है, ठीक है ना, किसके पास कितनी अथॉरिटी। तो आरबीआई एक्ट अमेंड हुआ था 2016 में, वो डिमोनेटाइजेशन के लिए है ना। इससे ये जो है ना, देखो, this amendment provided statutory backing to the monetary policy framework agreement and set up the monetary committee policy। ये एक्चुअली में रिस्क कंट्रोल करने के लिए था। देखो ये अपन लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट कंटेक्स्ट में। सरकार ने एक्चुअली में ये सब इंतजाम इसलिए किए थे क्योंकि डिमोनेटाइजेशन वो लाने वाली थी। समझ रहा, 2016 में डिमोनेटाइजेशन आया था, पता है तुम लोगों को। हम्म। तो ये उसके पहले, ये जून वून में बना था, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। तो ये एक अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई, जिससे ऑफिशियल इन्फ्लेशन का टारगेट जो है वो दोनों मिलकर सेट करते हैं। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। इस अप्रोच से हम इन्फ्लेशन को एक पर्टिकुलर रेट में रखेंगे, ऐसा सरकार और आरबीआई मिल करके डिसाइड करेंगे। 2016 में ये फॉर्मुलाइज हुआ था इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए, है ना। ठीक है। तो एक ये हो गया, कहाँ गए थे? ये एक अग्री। अंदर। अब देखो, लिख लिख के रख देना वहां साहब, सुनो तो। हाँ, तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अपन लोग क्या समझ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम्म। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या रोल है, ये पॉलिसी रेट डिसाइड करती है, जैसे रेपो रेट और ये सब। समझ आ रहा है ना, रेपो रेट एक इंस्ट्रूमेंट है और मॉनेटरी पॉलिसी एक अथॉरिटी है जो कि ये डिसाइड करती है। क्लियर है। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मतलब ऑफिशियल इन्फ्लेशन टारगेट रेंज जो है वो सरकार, मतलब आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू हर मतलब 3 महीने में अपना वो करते हैं। मंथली भी एक
मॉनेटरी पॉलिसी आती है। आरबीआई जो है वो हर बार मंथली लेवल पर क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है। गवर्नमेंट आरबीआई के साथ मिल करके और इस टारगेट को हर 5 साल में सेट करते हैं, बीच में भी चेंज कर सकते हैं वैसे, है ना। करंट इन्फ्लेशन, अब ये करंट कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि ये पिछले 5 साल का है, मतलब ये पुराना मॉड्यूल है ना। ठीक है, तो मतलब आपके मॉड्यूल में, लेटेस्ट मॉड्यूल में ये इतना है। ठीक है, सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट 4% है, अपर टॉलरेंस लिमिट कितनी है, 6% की। 6% तक चला जाएगा तो सह लेंगे, उसके ऊपर गया तो फिर हम कुछ एक्शन लेंगे। और लोअर कितना है, 2% से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, टाइम फ्रेम इनिशियली सेट हुआ था 2016 से 21। फिर एवरेज इन्फ्लेशन अगर पिछले मतलब 3 साल लगातार 6% से ऊपर गया तो मतलब फेल हो गई अपनी पॉलिसी, और 2% से नीचे रहा तो भी फेल हो गई। ये समझ में आया कि नहीं आया? हम्म, यस यस सर। सर। है ना। अब सीपीआई क्या है? ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग लोगों की, मतलब ये एक्चुअली में ना लोगों का प्राइस इंडेक्स है, समझ आ रहा है? ठीक है ना, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग टाइप का जो है कि रेट वेट का इन्फ्लेशन रेट जो है उसको देखता है। ठीक है ना, कि लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, मतलब एक इंसान को महीने कम से कम कितने पैसे चाहिए हमारे देश में सरवाइव करने के लिए, समझ आ रहा है, एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए। तो है ना, तो सीपीआई जो है वो क्या बताता है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या चल रही है अभी, कि एक इंसान को जीने के लिए कितने रुपए चाहिए। तो सीपीआई इंडेक्स से हमको पता चलता है, ये इंडेक्स नंबर है। न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके, ये सब भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग यूज करते हैं, और कुछ कंट्रीज जो हैं नाउ कंसिडरिंग टारगेटिंग नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, हम्म। आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश्ड एवरी 6 मंथ्स, है ना। और फिर सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन भी, तो 6 महीने, हर 6 महीने में ना जो गवर्नर है आरबीआई का वो पूरी मीटिंग रखता है, पूरी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की बोल लो। ठीक है, प्रोवाइड्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर 6 to 18 months अहेड। तो उसमें इन्फ्लेशन के टारगेट्स वगैरह दिए जाते हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, एक्चुअली होता है हर 6 महीने। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, बस हम लोग को पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग का उससे कोई ऐसे खास लेना देना नहीं रहता, और इंटरेस्टिंग भी नहीं रहता उतना ही। ठीक है, ये यस आया सर। समझ? देखो क्या है ना, इसमें यस सर। अधूरे अधूरे से हैं कॉन्सेप्ट्स, पूरे एकदम फुल नहीं। बस इनने ये बता दिया कि देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एक, जो कि ये सब डिसाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। फिर वो क्या क्या करती है तो उसका इन लोगों ने ये बता दिया कि ये टूल यूज करते हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन को लेकर के चलते हैं। मेजर जो है वो क्या है आपका, सीपीआई मेजर। इन्फ्लेशन को किससे देखते हैं इन लोग, सीपीआई से। ठीक है ना। फिर कंक्लूजन, while the theory of monetary policy might seem straightforward, आपको मॉनेटरी पॉलिसी की पॉलिसी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो कम कर दो हो गया, आसान है। लेकिन एक्चुअल में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, क्योंकि जब भी आप कोई एक्शन लेते हो तो उससे जिस जिसको फर्क पड़ता है वो भी कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं सेक्टर। कई बार मॉनेटरी पॉलिसी बहुत फेल टाइप की हो जाती है। प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या है, इकोनॉमी किस तरीके से बिहेव करेगी हमको नहीं पता। अब जैसे ट्रम्प ने क्या कर दिया, टैरिफ का वो कर दिया, तो अभी जो पॉलिसी हम लोगों ने लगा रखी होगी, समझ में आ रहा है, अगले 6 महीने के लिए उन सब में एकदम से भूचाल आ गया, तो अब हमको भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा जो भी हम लोगों ने डिसाइड किया था, है ना, हम्म। नहीं तो वो बिगड़ जाएगा सब कुछ। बैलेंसिंग ग्रोथ, जीडीपी एक्सपेंशन एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन साइमल्टेनियसली इज चैलेंज, है ना। क्योंकि देखो इन्फ्लेशन जैसी बढ़ता है ना, और अगर आप उसको कम करने की कोशिश करोगे तो इंडस्ट्रीज हिट हो जाती हैं सीधी सीधी। मतलब इसका इफेक्ट आपको स्टॉक मार्केट और इन सब से देखने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट एकदम से क्रैश कर जाता है। ठीक है, इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। मतलब कॉम्प्लिकेशन सिर्फ ये बोल रहा है कि आप ये मत सोचो कि पॉलिसी का एक्शन आपने ले लिया तो उससे सब सही ही होना है, ऐसा कोई गारंटी नहीं, है ना। फाइनेंशियल मार्केट अंडर डेवलप्ड है, लोग कैश में ही डीलिंग कर रहे हैं, तो क्या कर लोगे? आप बैंकिंग में चेंज करते रहो, लोग तो कैश ही में डील कर रहे हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल सिस्टम्स, मतलब मतलब
जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो अगर नॉन कॉम्पिटिटिव हैं, मतलब ये सब चैलेंजेस हैं। इन सब के कारण मॉनेटरी पॉलिसी जो भी लगाता है आरबीआई, वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो पाए, इसमें डाउट रहता है। समझ रहे, या तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। लिमिटेड इंटरेक्शन ऑफ मनी एंड इंटरबैंक मार्केट्स, एक्सटर्नल शॉक्स, ये देखो, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन या ग्लोबल ये टैरिफ वॉर छिड़ गई सडनली। द नीड फॉर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी ऑफ सेंट्रल बैंक टू इम्प्लीमेंट इन्फ्लेशन टारगेटिंग इफेक्टिवली। क्या होता है, सरकार का दखल होता है। मान लो कि पॉलिटिकल चुनाव आ जाए, तो फिर आरबीआई जो करना चाहता है वो हो सकता है इंडिपेंडेंटली पूरा ना कर पाए। क्यों? क्योंकि सरकार बोल रही है कि नहीं नहीं ये मत करो, अभी तो दिक्कत हो जाएगी। आ रहा है समझ में? अभी तो चुनाव आ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग को सक्सेसफुली करने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है फिस्कल अथॉरिटी है, मतलब जो बजट के थ्रू कंट्रोल करती है, और उन दोनों को मिल करके काम करना पड़ेगा। ये क्लियर है? अगेन इसके रिजल्ट टेबल में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। क्लियर है? बेटा ये जो पूरे मैटर है ना मैक्रो के, ये इतने लेंदी थे, तो मॉड्यूल उठा करके देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है ना? मतलब ये कम से कम 6 से 7 बार ये नोट्स हम एंड हो चुके हैं, और अभी जिस पोजीशन में है, मतलब इससे बेस्ट नहीं हो सकते। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? अब इसमें और हम्म। एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, बड़े आगे। ठीक, ठीक है, बस सही है। ठीक है, हम्म। चलो अब बताओ और क्या बचा इसका। यूनिट 1 है ना? हाँ सर, मेरा बचा यूनिट 1। ठीक है, उसको कल कवर करते हैं तो फिर। ठीक है, हम्म। हम्म। बेटा है सीएमए में ये। ठीक है, चलो ओवर कर रहा हूँ। ठीक है ना? बाकी बाय कल। सर। बाय बाय।